start with chapter 14 क्रॉस चेक्स। सेक्शन 123 क्या बोलता है? चेक क्रॉस जनरली कब होते हैं? जब टू पैरेलल चेक के फेस ऑफ द चेक पे कुछ एडिशनल वर्ड्स लिखे होते हैं बिटवीन टू पैरेलल ट्रांसवर्स लाइंस, ईदर विद और विदाउट वर्ड। नॉट नेगोशिएबल लिखा हो कि नहीं लिखा हो, बट वो लोग वो चेक्स क्या होते हैं? क्रॉसिंग होते हैं। क्रॉस्ड जनरली उन्हें क्रॉस्ड बोला जाता है। क्रॉस चेक्स अगेन क्या होते हैं? जिनके फेस पे, ये है चेक, फेस ऑफ द चेक पे, ये चेक है, फेस ऑफ द चेक पे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है मैंने? अकाउंट पे। तो ये हो जाएगा क्रॉस चेक। क्रॉस चेक अभी हमने जनरली वाला पढ़ा। स्पेशली क्या होता है? जिस चेक पे बैंकर का नेम लिखा होता है, मतलब ये लिखा होता है कि इस ड्रॉई से ही आप चेक प्रेजेंट करेंगे इस ड्रॉई के सामने, और किसी ड्रॉई के सामने नहीं प्रेजेंट करेंगे। मतलब कि आप एक ही पेइंग बैंक को बोल रहे हैं कि आपके थ्रू ही चेक पास होना चाहिए, मतलब उस बैंक के थ्रू ही चेक पास होना चाहिए, उस बैंकर के थ्रू ही चेक पास होना चाहिए। उसको बोलते हैं क्रॉस चेक। स्पेशली कि मैंने चेक के ऊपर अगर ऐसा कुछ लिख दिया, SBI बैंक, तो फिर वो हो जाएगा, बैंक का नाम मेंशन किया है तो वो स्पेशली हो जाएगा। देन क्रॉसिंग आफ्टर इशू। अब क्रॉसिंग आफ्टर इशू क्या बोलता है कि होल्डर जो होता है ना, जो चेक का होल्डर होता है, अगर चेक अनक्रॉस्ड है तो होल्डर उसे क्रॉस कर सकता है, इधर स्पेशली और जनरली। अगर चेक जनरली क्रॉस्ड है तो उसे स्पेशली क्रॉस कर सकता है। अगर चेक जनरली या स्पेशली में से दोनों में से एक टाइप का क्रॉस्ड है तो फिर उसमें नॉट नेगोशिएबल वाला कुछ क्लॉज ऐड कर सकता है। अगर किसी एक बैंक पे क्रॉस्ड है, स्पेशली क्रॉस्ड है किसी एक बैंकर पे, तो उसे किसी और बैंकर पे स्पेशली क्रॉस कर सकता है। अब 126 क्या बोलता है? अगर चेक जनरली क्रॉस्ड है तो जो होल्डर उसे लेके जाएगा वो पेमेंट बैंकर के थ्रू ही होगा होल्डर को। और अगर चेक स्पेशली क्रॉस्ड है तो बैंकर ऑन हुम इट इज़ ड्रॉन, मतलब जो स्पेसिफाइड बैंकर है ना, जो चेक में लिखा हुआ है बैंकर का नाम, वो उसे किसी और बैंकर को पे नहीं करेगा, उसी बैंकर को पे करेगा। देन वो जो भी कलेक्शन के लिए आया है उसको पे करेगा। अब 127 क्या बोलता है कि एक बार से ज़्यादा अगर एक बैंकर से ज़्यादा बैंकर्स के अगर नाम लिखे हुए हैं चेक स्पेशली क्रॉस्ड में, तो वो बैंकर उसे रिफ्यूज़ कर सकता है पेमेंट को। अब 130 क्या बोलता है? चेक बियरिंग नॉन नेगोशिएबल। अगर किसी चेक पे क्रॉस करके लिखा हुआ है नॉन नेगोशिएबल, नॉट नेगोशिएबल, तो किसी और पर्सन को उसका बेटर टाइटल ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। जिसको चेक दिया गया है, जिसके लिए चेक ड्रॉ किया गया है, उसके पास ही उसका टाइटल रहेगा, बेटर टाइटल रहेगा। देन नॉन नेगोशिएबिलिटी ऑफ बैंकर रिसीविंग पेमेंट ऑफ चेक। अब बैंकर अगर किसी बैंकर ने गुड फेथ में विदाउट एनी नेग्लिजेंस पेमेंट रिसीव की है कस्टमर के बिहाफ पे, या तो स्पेशली उसमें चेक में नाम लिखा था उसका, या फिर जनरली उसने रिसीव करी है जनरली क्रॉस चेक के थ्रू, और अगर उस चेक का जो टाइटल था वो डिफेक्टिव था, मतलब जिसने बैंकर के लिए क्रॉस किया था वो एक्चुअली होल्डर था ही नहीं, उसने मान लो चेक चुरा लिया है फ्रॉडुलेंटली, अगर किसी से वो चेक लिया था और बैंकर ने तब भी उसका अकाउंट क्रेडिट करा दिया, तो इसमें बैंकर की कोई लायबिलिटी नहीं बनेगी। तो वो पर्सन वो जो बैंकर होगा वो ट्रू ओनर के को कोई भी लायबिलिटी इनकर नहीं करेगा।
बट एक्सप्लेनेशन टू सेज कि अगर कोई भी ऐसा चेक है, ट्रंकेटेड चेक है, अगर उसके पास प्रेजेंट हुआ है बैंक के पास, तो उसे प्राइमा फेसी जेन्युइननेस ऑफ द चेक चेक करना पड़ेगा कि वो फ्रॉड तो नहीं है, कुछ ऐसा कोई फॉर्जरी तो नहीं हुई, साइन वाइन अलग तो नहीं है। जो उनके सिस्टम में बैंकर्स जो होते हैं उनके सिस्टम में भी चेक, वो चेक का जो वो सिग्नेचर होता है वो चेक कर सकते हैं, तो इससे क्रॉस चेक करना पड़ेगा। अब 132 क्या बोलता है कि अगर कोई भी ऐसे बिल्स हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज हैं, और वो पार्ट्स में दिए गए हैं, मतलब अगर मुझे 10 लाख पे करने हैं तो मैंने दो लाख के बहुत सारे पार्ट्स में बिल पे कर रही हूँ मैं, तो वो सब मिला के एक सेट बनाएंगे, और उसमें से अगर एक भी एक्सटिंग्विश हो गया तो फिर पूरा का पूरा सेट एक्सटिंग्विश हो जाएगा, ऐसा माना जाएगा। और अगर मैंने डिफरेंट पार्ट ऑफ बिल, मैंने एक बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया और उसके पार्ट्स कर दिए, मतलब एक बिल ऑफ एक्सचेंज की जगह बहुत सारे पार्ट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज बनाए और वो अलग अलग लोग को दिए, इसका ये एक्सेप्शन है 132 का, अलग अलग लोग को दिए, तो तब वो बिल ऑफ एक्सचेंज ऐसा माना जाएगा कि वो अलग अलग पार्ट्स उसके सेपरेट बिल है, वो एक सिंगल बिल में काउंट नहीं होंगे, क्योंकि ये डिफरेंट पर्सन्स को दिए हैं मैंने। अगर एक ही पर्सन को देते तो वो सिंगल सेट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज माना जाता। अब आ जाएंगे डायरेक्टली 17 पे, पेनल्टीज इन केस ऑफ डिसऑनर ऑफ सर्टेन चेक्स फॉर इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स इन द अकाउंट। तो डिसऑनर ऑफ चेक फॉर इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स इन द अकाउंट क्या होता है कि जनरली मतलब बेसिकली ये बाउंस होना होता है। ये तो कब अनपेड चला जाता है, अब किसी ने जैसे चेक दिया बैंक में किसी को पेमेंट करने के लिए, कोई डेट चुकाने के लिए, और वो अनपेड रिटर्न हो गया वापस, बैंक ने अनपेड रिटर्न कर दिया वापस, और किस रीज़न से किया, ईदर बिकॉज ऑफ द मनी ऑफ द अकाउंट स्टैंडिंग टू द क्रेडिट ऑफ द अकाउंट इज़ इनसफिशेंट टू ऑनर, मतलब जो अकाउंट में मनी ही नहीं था सफिशेंट कि वो चेक को उतने अमाउंट को ऑनर कर सके। अब मान लो आपका 10,000 का चेक है और आपके अकाउंट में सिर्फ 999 ही है, 9999 ही है, 9,999 ही है, तो ऑब्वियसली डिसऑनर हो जाएगा, भले ही 1 रुपये कम है पर तब भी डिसऑनर हो जाएगा। या फिर और क्या रीज़न दिया है, और इट एक्सीड्स द अमाउंट अरेंज टू बी पेड फ्रॉम द अकाउंट बाय द अग्रीमेंट मेड विद द बैंक। अगर आपका 50,000 का चेक है और आपने अपनी लिमिट कितनी कर रखी है, आपने बैंक के साथ अग्रीमेंट किया हुआ है कि आप मेरा ना 20,000 से ज़्यादा एक बार में पेमेंट मत करवाना, फ्रॉड की वजह से आपने ऐसा बैंक को बोला हुआ है कि आप 20,000 से ज़्यादा एक बारी में पेमेंट मत कराना, और आपने 50,000 का चेक काट दिया, तो तब भी डिसऑनर माना जाएगा, भले ही उसमें फंड्स थे, भले ही आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए हो, पर आपने जो अग्रीमेंट किया है बैंक के साथ कि मेरा 20,000 से ज़्यादा का एक बारी में पेमेंट मत करना, या आप भूल के आपने 50,000 का चेक काट दिया, ऐसा कैसे हो गया, तो ये भी आपकी गलती है। Such person shall deemed to have been committed an offence and be punished with imprisonment for a term which may extend to 2 years की punishment है, और fine extend to the twice of the amount of the check or both। अब nothing shall contain in this section shall apply unless, कब कब अप्लाई होना चाहिए ये चीज़, अगर चेक प्रेजेंट हो गया है बैंक में विद इन 6 months, विद इन अ पीरियड ऑफ 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ विच इट वॉज ड्रॉन, मतलब जब चेक लिखा गया था उसके 6 महीने तक आपने प्रेजेंट कर दिया। आरबीआई की तरफ से ये वैलिड जो वैलिड पीरियड है वो 3 months का है, बट इसमें 6 महीने लिखा हुआ है। द पे और होल्डर इन द ड्यू कोर्स ऑफ चेक,
अब जब डिसऑनर हो जाता है ना तो 30 दिन का टाइम होता है। 30 दिन के अंदर अंदर क्या करना पड़ता है, पे को नोटिस देना पड़ता है। किसको? जो ड्रॉअर है, ड्रॉअर ऑफ द चेक को 30 डेज़ के अंदर अंदर नोटिस देना पड़ता है कि आप मेरे पैसे दीजिए, ये आपका चेक तो डिसऑनर हो गया। और तब भी उसने अगर नहीं दिया तो ड्रॉअर क्या कर सकता है? तो अगर 30 दिन का नोटिस देगा ड्रॉअर को, और अगर तब नहीं दिया इसने, 15 दिन के अंदर अंदर इसने पैसे नहीं दिए, तो फिर तब डिसऑनर माना जाएगा। अब 139 क्या बोलता है, एक प्रिजम्पशन की बात करता है कि जो होल्डर है ना, ऐसा प्रिज्यूम करा जाएगा कि होल्डर के पास कोई सा डेट था जो वो ड्रॉअर पे कर रहा है। मतलब जो ड्रॉअर है वो होल्डर को कोई अमाउंट पे करता था, और वो चेक ऐसा ही गिफ्ट नहीं दिया है कि 10,000 रुपये का चेक दे दिया तेरे को गिफ्ट। ऐसा नहीं होता है। ऐसा प्रिज्यूम किया जाएगा कि होल्डर है वो राइटफुल ओनर है, और वो कोई डेट था ड्रॉअर का, डेट वो अमाउंट ओ करता था ड्रॉअर को, मतलब ड्रॉअर उसे वो अमाउंट ओ करता था। अब 140 में क्या लिखा हुआ है कि ऐसा डिफेंस नहीं दे सकते आप कोर्ट में जाके कि ड्रॉअर को तो पता ही नहीं था कि चेक डिसऑनर हो जाएगा प्रेजेंटमेंट पे। तो ये रीज़न नहीं होता है कोई डिफेंस का। ये रीज़न एकदम वैलिड नहीं है। देन ऑफेंसेस बाय द कंपनीज। अब कंपनी के केस में कौन लायबल होगा? जो पर्सन होगा इन चार्ज ऑफ एंड वॉज रिस्पॉन्सिबल टू द कंपनी फॉर द कंडक्ट ऑफ बिजनेस, जो कि रिस्पॉन्सिबल होगा, इन चार्ज होगा फॉर द कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द कंपनी, वो लायबल होगा इस ऑफेंस के लिए अगर चेक डिसऑनर हो जाता है कंपनी का तो, एंड ही विल बी पनिश्ड। अब इसमें डिफेंस क्या हो सकता है? पर्सन ये बोल सकता है जो इंचार्ज है कि मेरी नॉलेज के खिलाफ हुआ था, मुझे पता ही नहीं था कि चेक किसने दे दिया कंपनी के नाम से, और उसने पूरा ड्यू डिलिजेंस किया, उसके बाद भी चेक देने से नहीं रोक पाया, या पता नहीं चल पाया किसने दिया है चेक। तो ये चीज़ एक वैलिड डिफेंस है। तो कौन कौन लोग और लायबल हो सकते हैं? अगर डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी या अदर ऑफिसर ऑफ द कंपनी इन्वॉल्व हैं, उनके नेग्लिजेंस की वजह से ये ऑफेंस कमिट हुआ, डिसऑनर हुआ चेक, या उनके कंसेंट के साथ उन्होंने चेक दिया था और तब वो डिसऑनर हो गया, तो उन पे वो पर्सनली लायबल होते हैं। तो ये था 141। देन कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस। तो कॉग्निजेंस कैसे लेगी कोर्ट? ऑब्वियसली एप्लीकेशन इन रिटर्न देनी पड़ेगी, किसको? पेई को या होल्डर इन ड्यू कोर्स को एप्लीकेशन देनी पड़ेगी कि ये चेक डिसऑनर हो गया है, मैंने 30 दिन का नोटिस भेजा था उस पर्सन को, ड्रॉअर को, और उसने मुझे 15 दिन के अंदर अंदर पेमेंट नहीं किया है, तो ये डिसऑनर माना जाता है। अब मैं कोर्ट के पास जाऊँगा रिटर्न अपनी कंप्लेंट लेके। विद इन 1 मंथ में कोर्ट के पास जाऊंगा जब से कॉज ऑफ एक्शन, मतलब जब डिसऑनर माना जाएगा, मतलब 15 दिन के अंदर अंदर पेमेंट नहीं दिया ना, तो 16वें दिन से 30 दिन काउंट होंगे, और उसके अंदर अंदर मेरे को जाना पड़ेगा कोर्ट के पास। कौन सा कोर्ट कॉग्निजेंस लेगा? JMFC या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट? जिसका ज्यूरिसडिक्शन कहाँ होगा? ज्यूरिसडिक्शन कैसे डिसाइड करेंगे? अगर उस कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन में चेक इज़ डिलीवर्ड फॉर द कलेक्शन, मतलब चेक कलेक्शन के लिए डिलीवर हुआ है, मतलब वो बैंक की जो ब्रांच है वो उस कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन में लोकेटेड है, मतलब JMFC फर्स्ट क्लास है मान लो, JMFC है और उसका ज्यूरिसडिक्शन है, उसमें बैंक लोकेटेड है, और उस बैंक में आपका चेक गया है प्रेजेंट होने पेमेंट के लिए, जहाँ पेई का अकाउंट है। ये पेई के अकाउंट वाले बैंक की बात हो रही है, जहाँ पेई का अकाउंट है, तो पेई ने यहाँ पर चेक जमा किया है, तो ये JMFC अपने उस ज्यूरिसडिक्शन में जा सकता है कोर्ट में। If the check is presented for payment by a payee or holder in due course, otherwise through an account, मतलब अब अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, तो फिर क्या हो सकता है? जहाँ ड्रॉअर का बैंक है ना,
वहाँ पर जहाँ ड्रॉअर का बैंक सिचुएटेड है उस एरिया के जुरिस्डिक्शन का जो भी कोर्ट है वहाँ पर कंप्लेंट रजिस्टर होगी। मतलब मान लो कोई जैसे चेक इशू होता है कैश पेमेंट के लिए, कोई चेक इशू किया ड्रॉअर ने और बोला कि आप मेरा अकाउंट से ना कैश निकलवा लेना बैंक में जाके, तो मैं अपने बैंक में थोड़ी ना जाके उसके बैंक का कैश निकलवाऊंगी, उसके चेक के थ्रू बैंक कैश निकलवाऊंगी। मुझे मेरे बैंक में ही, उसके ड्रॉअर के बैंक में ही जाना पड़ेगा, क्योंकि उसने मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं कर रहा है। वो क्या बोल रहा है, आपको मेरे अकाउंट से कैश लेना है, तो उसका अकाउंट जिस बैंक में मेंटेन रहेगा मेरे को उधर ही जाना पड़ेगा। अगर अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफ़र होता तो मैं अपने बैंक में भी चली जा सकती थी, क्योंकि वो तो क्लियरेंस के लिए जाता है। बट ये अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफ़र नहीं है, मुझे बैंक के थ्रू लेना है पैसे, तो उसके जिस बैंक का चेक है उसी बैंक में मुझे जाना पड़ेगा। तब उसका ज्यूरिसडिक्शन जो ड्रॉअर का बैंक है उसका ज्यूरिसडिक्शन जिस कोर्ट के अंदर आता है उस कोर्ट में कंप्लेंट रजिस्टर हो सकती है। अब सेक्शन 143 क्या बोलता है, पावर ऑफ कोर्ट टू ट्राई केसेस समरली। तो कोर्ट अगर उसे ऐसा लगता है कि कोई भी केस है, उसे बाउंस का केस है, चेक बाउंस का, और उसे समरली उसे रिजॉल्व करना चाहिए, ट्राई करना चाहिए समरली, तो वो कर सकता है, ऐसा समरी ट्रायल कर सकता है। और उसे समरी ट्रायल में 5,000 से ज़्यादा तक की पनिशमेंट नहीं दे सकता और 1 साल से ज़्यादा का इम्प्रिजनमेंट नहीं दे सकता। तो 5,000 तक का फ़ाइन और 1 साल तक की सज़ा अगर देने वाला नेचर का केस है तो उसे समरी ट्रायल में लिया जा सकता है। बट अगर समरी ट्रायल करते करते नेचर ऑफ केस मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि ये अनडिज़ायरेबल है कि समरी ट्रायल हो इसका, ये केस तो नॉर्मली ट्राई होना चाहिए क्योंकि ये केस की सर्कमस्टांसेस कुछ अलग हैं, तो फिर वो नॉर्मली केस को हेयर कर सकते हैं। और कोर्ट को अगर ऐसा लगता है कि ट्रायल, मतलब ऑब्वियसली ट्रायल उन्हें जल्द से जल्द ख़त्म करना रहता है, समरी ट्रायल में 6 महीने के अंदर अंदर उन्हें केस को डिस्पोज ऑफ करना पड़ता है, तो 6 महीने के अंदर अंदर कंक्लूजन देना पड़ता है, तो अननेसेसरी एडजर्नमेंट भी नहीं होता इसमें। अब 143A क्या बोल रहा है कि पावर है कोर्ट के पास टू ऑर्डर एंट्रिम कॉम्पनसेशन। अगर समरी ट्रायल हो रहा है या समन केस हो रहा है और जो पर्सन है, जो अक्यूज्ड है, वो नॉट गिल्टी प्लीड करता है या फिर तो वो नॉट गिल्टी प्लीड करता है कोर्ट के सामने, तो उस पर ऑर्डर हो सकता है, कोर्ट ऑर्डर दे सकता है एंट्रिम कॉम्पनसेशन देने का, नॉट एक्सीडिंग 20% ऑफ द अमाउंट ऑफ द चेक, मतलब 20% ही देना चाहिए, इससे इसके एक्सीड नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ MCQ में आ सकती है। देन एंट्रिम रेजोल्यूशन शैल बी पेड विद इन 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर। तो 60 डेज़ में एंट्रिम रेजोल्यूशन पे होना, कॉम्पनसेशन पे होना चाहिए, और 60 डेज़ में नहीं हुआ तो इसे 30 डेज़ एक्सटेंड कर सकते हैं इस टाइम पीरियड को। तो फिर इस टाइम पीरियड में तो पे हो ही जाना चाहिए इफ़ द ड्रॉअर ऑफ द चेक इज़ एक्विटेड। बट अगर ड्रॉअर एक्विट हो गया, मतलब बाइज्जत बरी हो गया, उस पर कोई एलिगेशन नहीं है, उसकी कोई गलती नहीं, तो कोर्ट क्या बोल सकता है, डायरेक्ट कर सकता है कंप्लेनेंट को जिसने केस किया है उसको कि वो जो भी इंटरिम कॉम्पनसेशन उसने लिया था ना विद इंटरेस्ट उसको वापस दे ड्रॉअर को विद इन 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर, एंड इट इज़ अगेन एक्सटेंडेबल बाय 30 days। तो ये हो गया इंटरिम कॉम्पनसेशन का पार्ट। अब आते हैं 145 क्या बोलता है कि जो भी एविडेंस है, एविडेंस ऑफ द कंप्लेनेंट है, वो किससे दिया जाएगा, समन सर्व होगा उस पर 144 में, फिर वो जो एविडेंस देगा ना कोर्ट के सामने सबमिट करेगा, वो विद अलॉन्ग विद एफिडेविट होना चाहिए। अब 146 क्या बोलता है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि बैंक का जो स्लिप है ना, जो आपको स्लिप मिलती है कि डिसऑनर हो गया है चेक ये लिखा हुआ,
वो सफिशेंट प्रूफ है, एविडेंस है कि आपका चेक डिसऑनर हुआ था, जिस पे बैंक का ऑफिशियल मार्क होना चाहिए। 147 क्या बोलता है कि ये ऑफेंसेस जो है ना इस एक्ट में, वो कंपाउंडेबल ऑफेंसेस है। कंपाउंडेबल ऑफेंसेस मतलब कोर्ट के बाहर सेटलमेंट हो सकता है इनका, या कुछ बातचीत करके सेटलमेंट हो सकता है। अब वो जो हमने देखा था ना 143A का कि 20% ऑफ द फाइन और कॉम्पनसेशन पे करना पड़ेगा, किसको? ड्रॉअर को। तो अपीलेंट कोर्ट का भी सेम पावर है कि वो ड्रॉअर को बोल सकते हैं कि वो 20% ऑफ द कॉम्पनसेशन पे करें इन एडिशन टू व्हाट ही हैज़ पेड इन द ट्रायल कोर्ट। तो उसके एडिशन में पे होगा, ये उसको ही नहीं माना जाएगा। विद इन 60 डेज एंड 30 डेज एक्सटेंडेबल। अगर वो केस जीत जाता है तो उसको ये मनी वापस मिल जाएगा with interest. So that's it. We are done with this topic, this act.